हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 11th क्लास। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये रहा। तो चैप्टर नंबर 9 है अपने पास, जिसका नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर को हमने इजीली 5 टॉपिक में डिवाइड कर दिया। ये 5 मेजर टॉपिक है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग ही सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि नीट और जेई के लिए बहुत सारे चैनल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट सीबीएसई बोर्ड के लिए रेयरली चैनल्स हैं अपने पास, है ना, बहुत कम चैनल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें जो 5 मेजर टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं वो है, एक मिनट बस मैं पेन उठा लूँ यहाँ से जरा। हाँ, तो चैप्टर नंबर 9 में जो 5 टॉपिक है वो है अपने पास, सबसे पहला इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, दूसरा है अपने पास स्ट्रेस स्ट्रेन, तीसरा है हुक्स लॉ, चौथा है एनर्जी स्टोर्ड एंड पांचवा है पॉइसन्स रेशियो। तो ये 5 मेजर टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 के, जो कि आपको कवर करने, जो कि एक नॉर्मल सीबीएसई बच्चों को पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ ने क्या कहा था, चौथा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, और पांचवा पॉइसन्स रेशियो क्या है। एक्चुअली में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पास इस चैप्टर में से आएगा वो होता है यंग्स मॉडुलस पे। जो हुक्स लॉ है अपने पास, ये हुक्स लॉ है अपने पास, ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें एक टॉपिक है यंग्स मॉडुलस, उसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और एनसीईआरटी में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे प्रिंटेड है। लेकिन हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला, जैसे कि आपको मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम अपना ज्यादा ना कंज्यूम हो। तो जो सबसे पहला है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब भी आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, जैसे कि बलून का एग्जांपल लेते हैं, बलून ले लीजिए। अगर आप बलून को फ्लाई हो, मतलब फूला हुआ पूरा बलून, अब बलून को मैं इधर से प्रेस करूं तो उसका जो शेप एंड साइज होगा वो डीफॉर्म हो जाएगा। डीफॉर्म मतलब चेंज हो जाना। तो जब भी मैं किसी बलून को प्रेस करूंगा तो उसका जो शेप एंड साइज है वो तो डीफॉर्म हो जाएगा, और जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा तो वो क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि बलून के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करवा देता है। कब? जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो। अभी डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स मतलब वो फोर्स है कि हमने लगाया था, जिसकी वजह से बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो गया था, डीफॉर्म हो गया था। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम लगाते हैं, जैसे हमने बलून पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, और जैसे ही चेंज हुआ और हमने हटाया तो वापस उसने रीगेन कर लिया। तो ये किसकी वजह से हुआ? इलास्टिसिटी की वजह से। अब इलास्टिसिटी का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यहाँ पे रिटर्न है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच द बॉडी इज एबल टू रीगेन, है ना, रीगेन कर पाता है, एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। जब डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा वो। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? इलास्टिसिटी की वजह से। अब दूसरा है अपने पास प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का बड़ा भाई प्लास्टिसिटी, भाई साहब। तो प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर पाएगा जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे। फॉर एग्जांपल क्ले ले लो आप, जो क्ले से हम, चिकनी मिट्टी जो हम खेलते हैं, तो क्ले ले लिया, अगर आपने क्ले में आपने 2 उंगली दबाया तो शेप एंड साइज तो चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म तो हो जाएगा। अब क्या आप 2 उंगली हटा दोगे तो क्या वापस वो फैल पाएगा, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लास्टिसिटी नाम की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो जिसके पास प्लास्टिसिटी ज्यादा होता है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाता। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ प्लास्टिसिटी के लिए भी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच द बॉडी इज अनेबल टू रीगेन, रीगेन नहीं कर पाता है क्या? ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इट अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, वो वापस नहीं होगा जब तक उसको वापस ठीक ना किया जाए अलग से फोर्स लगा के। अब इसके लिए 2 एग्जाम्पल है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जूम करवा लेता हूँ पहले। ये अपने पास पाइप है, ठीक, नॉर्मल स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक को मैं, अगर मैं नीचे की ओर पुश करूं, अपना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो इसका शेप एंड साइज चेंज कर देगा, तो मैंने इसको नीचे की ओर पुश किया तो शेप एंड साइज चेंज हुआ, और जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर पाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो जैसे मैं हटाऊंगा तो ये रीगेन कर लेगा। बट दूसरा एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी का, अभी मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने ये पेन का ढक्कन ले लिया है। अब देखो इस पेन के ढक्कन को जूम करवा लेते हैं। हम्म, अब ये पेन का ढक्कन है, इस पेन के ढक्कन का जो ये वाला पोर्शन है, स्ट्रिप वाला पोर्शन, ये अभी स्ट्रेट है ऑलमोस्ट, राइट। अब मैं अगर इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और इसको बेंड कर दूं ऐसे करके और फिर छोड़ू, अब अगर मैं रिलीज करूं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाया, टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया। हाँ, रिगेन किया है लेकिन कंप्लीट रिगेन नहीं कर पाया ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाएगा, और इलास्टिसिटी मतलब अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर पाएगा। कब? उस पे, कब? जब उस पे से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाए।
अब इसी के नीचे एक और लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एवरी सॉलिड हैज बोथ इलास्टिसिटी एज वेल एज प्लास्टिसिटी, यानी कि हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उन सब में दोनों ही चीजें होती हैं, इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है, दोनों ही होती है। बस ये होता है कि किसी में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिसिटी, और किसी में प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी ये स्ट्रॉ लिया था तो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा था, जो अपने पास रबड़ होता है जिसको हम खींचते हैं, जो नोटों पे लगाया जाता है या फिर पन्नियों पे लगाया जाता है, तो उस रबर में इलास्टिसिटी ज़्यादा है। बलून बलून में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। अब मैं एक वायर ले लूँ, कॉपर का वायर, जो पतला वाला वायर होता है जो हमारे घरों में यूज़ होता है वायरिंग के लिए। अगर मैं कॉपर का वायर ले लूँ, कॉपर का वायर ऐसे मोड़ दूँ तो वापस छोड़ू तो होने से तो रहा कुछ, सीधा तो होने से रहा हुआ है ना। इसका मतलब उसमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। हाँ है, इलास्टिसिटी बहुत कम है लेकिन प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, लेकिन है दोनों चीज़ें। तो याद रखना, हर एक सॉलिड में दोनों चीज़ें होती है, इलास्टिसिटी एज वेल एज प्लास्टिसिटी। तो इतना सा बेसिक सा था हमारा पहला टॉपिक कि इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों को पता होना चाहिए, और प्लास्टिसिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक है अपने पास स्ट्रेस स्ट्रेन। जो दूसरा टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक। ठीक, मैं एक्सेस को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ये इन सबको हटाया। अब इसी को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इसी के नीचे एक्सप्लेन करेंगे कि अब स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस उठाएंगे। अब स्ट्रेस क्या होता है कि स्ट्रेस मतलब होता है, अगर मैं बेसिकली बताऊं तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये तो मैंने डेफिनेशन बोल दिया, अब मैं समझा देता हूं उसको जल्दी से। देखो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने वापस से ये स्ट्रॉ लिया है ना, ये स्ट्रॉ लिया वापस से। अब इस स्ट्रॉ में जब मैं नीचे की ओर फोर्स लगाऊंगा, जैसे ही मैं नीचे की ओर फोर्स लगाऊंगा तो इस पाइप के अंदर, इस स्ट्रॉ के अंदर भी एक ऊपर की ओर रीस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, मेरे फोर्स हटाते ही उसको वापस खींच लेगा, है ना। whenever we deform a elastic body, it stores some restoring force, जो कि उसको वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करने में हेल्प करेगा, वापस खींच के ऊपर लेके चला जाएगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है इसमें, जो रीस्टोरिंग फोर्स, मैं नीचे की ओर फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर डेवलप हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, है ना। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके अंदर डेवलप हुआ, वो अपॉन में एरिया ऑफ द पाइप इज कॉल्ड स्ट्रेस। सिंपल सी बात। तो द रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, अगर मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप इन द सॉलिड व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब इसका फॉर्मूला लिखा जाए स्ट्रेस का, तो मैं ये लिख देता हूँ। स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला आता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, डिवाइड में एरिया कर देंगे, है ना। अब रीस्टोरिंग फोर्स है तो एक्चुअली में फोर्स ही, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू सीधे सीधे लिख दिया जाता है फोर्स का एफ अपॉन में एरिया का ए। सिंपल, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, या फिर रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, आप पूरा भी बोल सकते हो। अब इसी के आगे इसका यूनिट पूछ लिया जाएगा, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रेस होता है उसका यूनिट कैसे निकालोगे आप, स्ट्रेस का जो यूनिट है वो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूले में कौन है, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है यहाँ पे, न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया है, तो एरिया का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो गया अपने पास एसआई में, यहाँ पे लिख देता हूँ एसआई यूनिट, यहीं पे लिख देते हैं एसआई यूनिट, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक। अब ऐसा यूनिट ये था। अब सीजीएस यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो सीजीएस यूनिट जो होगा स्ट्रेस का, वो आ जाएगा अपने पास इस न्यूटन की जगह में। सीजीएस में क्या होता है, न्यूटन में डाइन आ जाता है ना, यहाँ पे डाइन आ जाएगा, और मीटर की जगह में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा होगा, है ना। इसी के बाद अब इसमें डायमेंशन भी देख लो। ये तो यूनिट जो आपको, जैसे आप न्यूमेरिकल करने जाओगे ना, तो इतनी बार लिखोगे, इतनी बार पढ़ोगे, इतनी बार रीड करोगे न्यूमेरिकल्स में कि आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। बट डायमेंशन, डायमेंशन जो है वो हार्डली पूछा जाता है, इसलिए डायमेंशन भी देख लो। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा अपने पास, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए, राइट। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, MLT-2 होता है ना। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कंपल्सन था वहाँ पे, है ना, ऐसा करके लगा देते हैं। अब जब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, जब जब भी नीचे पावर, जैसे नीचे प्लस में 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब -2 होगा तो यहाँ पे एल की पावर 1 है, और ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो 1 -2 करोगे, बेस सेम पावर ऐड करोगे, तो जो फाइनल आ जाएगा अपने पास, स्ट्रेस इज इक्वल टू एम। अब एल की पावर कितना बचेगा, -2 और +1, तो ये -1 बचेगा, और t-2 बचेगा। खुद भी एक बार नोट करते समय करके देख लेना, मैंने यहाँ पे जगह बचाने के लिए उसको ऊपर लेके नहीं गया। आप लेके जाना, एल की पावर -2 लिखना, फिर बेस सेम पावर ऐड करना, 1 -2 लिखोगे तो -1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, जो कि बार बार तो नहीं आता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, या फिर तरीका पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं।
चलिए अब मैं इसी में दूसरा बताता हूँ आपको। तो पेन चेंज कर लेते हैं। अब इसमें है क्या कि जो स्ट्रेस होता है वो बदतमीज 3 टाइप का होता है भाई साहब। माना नहीं, ये देख रहे हो फालतू में सिलेबस बढ़ा रहा था। तो वो स्ट्रेस जो है वो 3 टाइप का हो गया। अब कितने टाइप का होता है स्ट्रेस? 3 टाइप का। अब मैं तीनों का नाम जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। पहले का नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस नाम है पहले का। दूसरे का नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और तीसरे का नाम है सियरिंग स्ट्रेस। सियरिंग स्ट्रेस। सियरिंग स्ट्रेस। और इसी का दूसरा नाम, सियरिंग स्ट्रेस का ही दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी लिखा होता है। टेंजेंट वाला, जो हम टेंजेंट खींचते हैं ना सर्कल पे, तो वही वाला टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं हम इसको। तो कितने टाइप के स्ट्रेस है अपने पास? टोटल 3 टाइप के। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड तीसरा है सियरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये 3 टाइप के स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि जहां जहां लगता है, ये बस सबका फॉर्मूला सीधे सीधे बता रहा हूँ, तीनों का फॉर्मूला, चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो, चाहे हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो, चाहे वो सियरिंग स्ट्रेस हो, तीनों का ही फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता है। जो हमारे पास बेसिक था ना स्ट्रेस का फॉर्मूला, क्या था? फोर्स अपॉन में एरिया, ये वाला ये वाला। तो हर एक स्ट्रेस का, टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, सियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, फॉर्मूला सेम है। बस नाम अलग अलग कर दिया है क्योंकि ये अलग अलग जगह अप्लाई होते हैं। तो बस हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो उसके हिसाब से नाम दे देते हैं। बाकी सबका फॉर्मूला सेम ही है एज यूजुअल। अब देखो कौन सा कहाँ पे अप्लाई होता है ये भी देख लो। टेंसाइल स्ट्रेस की बात हम तब करते हैं जब किसी रॉड की बात कर रहे हो, किसी वायर की बात कर रहे हो। जब भी आप किसी वायर को खींच रहे हो या फिर कंप्रेस कर रहे हो, तो जब भी वायर पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वायर में लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, तब जो फोर्स डेवलप होगा उस वायर में, सॉरी, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस वायर में, वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रॉड ले लिया, एक पतला सा, यहाँ पे ऐसे करके, जिसका लेंथ कितना था? एल लेंथ का मान लेते हैं ऐसे करके, राइट। अब इस एल लेंथ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो ये लेंथ खिंच जाएगा, सिंपल सी बात है ना। ये लेंथ बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये इंक्रीज हो गया तो जो इंक्रीज इन लेंथ है उसको हम डेल्टा एल कहते हैं। इसको इलोंगेशन भी कहते हैं। वर्ड जो यूज करोगे या फिर बुकों में जो लिखा होगा वो इलोंगेशन लिखा होगा। इलोंगेशन मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ लेंथ। अब इसमें हमने फोर्स लगा के इंक्रीज कर दिया, तो इस वक्त जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हुआ होगा, उसको टेंसाइल कह देते हैं। बात ही खत्म। दूसरा अपने पास हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक की बात कब करेंगे? जब वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम जब भी आप किसी को, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बना के दिखा देता हूँ। अपने हमने यहाँ पे एक बड़ा सा क्यूब लिया। इस क्यूब को हमने, मान लो कि क्यूब के कितने फेसिस होते हैं? 6 फेसिस होते हैं। तो 6 के 6 फेसिस के थ्रू हमने इसको कंप्रेस किया। ऊपर से भी कंप्रेस कर दिया, इधर से भी, नीचे से भी, और आगे के आगे पीछे दोनों साइड से कंप्रेस कर दिया। जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के किसी मेटालिक ब्लॉक को या फिर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्यूब के फॉर्म में कंप्रेस करोगे, तो सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। अब कंप्रेस हो जाएगा तो हो जाएगा क्यूब छोटा। अब मैंने बहुत ज़्यादा छोटा दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये ऐसे करके, है ना। अब जब ये कंप्रेस हो गया, तब जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहलाता है। और फॉर्मूला सेम है स्ट्रेस का फॉर्मूला, चाहे इसका स्ट्रेस हो, यहाँ पे लिखूंगा अगर मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ पे लिखूं हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, तो इट इज फोर्स अपॉन में एरिया। सियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो ये भी फोर्स अपॉन में एरिया। फॉर्मूला सेम है, बस नाम अलग अलग दे दिया, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि वो नाम में फंसा देते हैं। अब सियरिंग स्ट्रेस लिख देंगे, बच्चा डर जाएगा ये कहाँ से आ गया। फॉर्मूला तो सेम है। और जहां शेयरिंग स्ट्रेस आए तो आपको ये माइंड में क्लिक करना चाहिए। देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ जल्दी से। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या होता है? अब वो आपने जेली देखा है, जेली जो कार्टून में भी तो होता है, टॉम एंड जेरी में भी तो जेली था अपने पास। जेली, इसको ऐसे करके हिला दो तो हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है, फिर सीधा आ जाता है ना। पिंक कलर का जेली हुआ करता था उसमें। तो ये अपने पास मान लो सरफेस है ऐसा करके, यहाँ पे मैंने सरफेस ले लिया ऐसे करके, और इसी पे वो जेली ही इमेजिन कर लो आप ऐसे करके, ये जेली। और नीचे वाला जो एरिया है उसको फेविक्विक से फिक्स कर दो। नीचे वाला जेली का जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि सरफेस पे है, उसको फिक्स कर दो। अब आप एक छोटा सा फोर्स लगा दो टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब सबसे ऊपरी सतह पे, सबसे बिल्कुल ऊपरी लेयर पे आप एक टेंजेंशियली फोर्स लगा दो। टेंजेंट मतलब एक बार में सबसे ऊपरी सतह पे फोर्स लगा दो। तो अगर आपने इस पे सबसे ऊपरी लेयर पे फोर्स लगाया तो होगा क्या, बॉडी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, इधर क्यों चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बेंड हो जाएगा। अब जब बेंड होगा तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रखा होगा, जैसे आप हटाओगे वापस सीधा कर देगा इसको, है ना, ऐसे करके।
तो जो रीस्टोरिंग फोर्स अब डेवलप हुआ है इस केस में, जो कि हमने कौन सा फोर्स लगाया, हमने टेंजेंट पे फोर्स लगाया, टेंजेंट मतलब ऊपरी सतह पे फोर्स लगाया हमने। तो जब हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया उस वक्त जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो हमारा शियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। तो ये थे अपने पास शियरिंग स्ट्रेस के 3 टाइप। अब इसी में एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने इतना पढ़ा है तो 2 वर्ड और देख लो, कहीं कहीं यूज हो जाते हैं। अब जो बदतमीज टेंसाइल स्ट्रेस है वो खुद 2 टाइप का हो जाता है कई बार। बस ये नाम है, घबराने वाली बात नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया तो रट जाएंगे सब चीजें। ये मैं देखना कि सिलेबस कितना ज्यादा है। सीबीएसई बोर्ड में इतना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब भी आपको इतना ही मिलेगा। देखो, अब अगर हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की, तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो 2 टाइप का होता है। पहले का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पहले का नाम है, यहाँ पे लिख दिया। और दूसरे का नाम है कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब ये टेंसाइल के 2 नाम होते हैं। अब जैसे कि नाम है वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए था बच्चों को। तो अब लॉन्गिट्यूडनल कब लगेगा, जब लेंथ इंक्रीज कर रहे हो आप, जब आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह सकते हो। और जब आप कंप्रेस करोगे, जैसे कि लेंथ को दबाओगे, यानी कि रॉड को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दे, दबाया बहुत ज्यादा फोर्स लगा के, तो उस वक्त जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेशनल भी कहा जाता है। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल नहीं कहना, तब सीधे सीधे टेंसाइल स्ट्रेस कह सकते हो, लेकिन इसके भी 2 नाम थे। फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन में एरिया, चाहे कोई सा भी स्ट्रेस आ जाए, फोर्स अपॉन में एरिया। तो अब जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते बीच में कि अभी हमने क्या क्या समझा। सबसे ऊपर लेके चलता हूँ आपको स्क्रॉल करके इसको, 1 मिनट में हाईलाइटर उठा लेता हूँ पहले। देखो, सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जिसमें जो बॉडी है वो एबल टू रीगेन होता है, यानी कि अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर पाएगा, कब, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे। दूसरा है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या होता है, जिसमें बॉडी रीगेन नहीं कर पाता है, अनेबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, राइट। अब ये वाला पॉइंट था जिसमें हमने क्या कहा था कि हर एक सॉलिड के पास दोनों चीज होती है, इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है। इसी के नीचे अपने पास स्ट्रेस स्टार्ट हो गया था, स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक बात कर रहे थे। अब देखो, स्ट्रेस कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, छोटी सी मोटी चीजें हैं। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बात खत्म। डेफिनेशन में इतना सा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिख दोगे, अपने आप खत्म हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फोर्स कि रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया इक्वल टू स्ट्रेस हो जाता है। अब हमने इसके बाद यूनिट की बात की थी, जो ऐसा यूनिट है वो क्या है अपने पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाला है ना, ऐसे करके। और दूसरा सीजीएस यूनिट क्या है अपने पास, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट तो लिख दिया, उसके नीचे क्या था अपने पास, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा। इसी के नीचे क्या था, आपको डायमेंशन याद करना था। क्यों, डायमेंशन जनरली फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है ना, क्वेश्चंस में आता है, इसलिए आप निकालना सीख लो या फिर याद कर लो, दैट इज ml-1 t-2। आपने सेकंड चैप्टर में भी इसको याद किया होगा। अब इसके बाद पता चला कि भाई साहब स्ट्रेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। स्ट्रेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, पहला था टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा था हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और तीसरा शियरिंग स्ट्रेस। देखो बच्चों, घर पे बैठे हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, तो आप तो टाइम कंज्यूम कर रहे हो ना अपना, तो साथ में एक बार रिकॉल कर लिया करो, बोल लिया करो, मन ही मन में ही बोल लिया करो, धीमे आवाज में बोल लिया करो, लेकिन बोल लिया करो। जब आप बोलते हो या फिर जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उनके साथ आप जब रिकॉल करते हो, जैसे मैंने पूछा पहला क्या था, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा क्या था, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तीसरा क्या था, शियरिंग स्ट्रेस। जब आप पीछे पीछे रिकॉल करते हो तो आपका कंसंट्रेशन ग्रैब हो जाता है। सबको पता है घर बैठे हैं, और घर बैठ के पढ़ना और इतने डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना अलग ही कला होती है ये। तो इसलिए आपको एक बार बोलना पड़ेगा, ताकि आप जो टाइम कंज्यूम कर रहे हो उसका इफेक्ट आए, उसका बेनिफिट हो आपको। जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे आपका कंसंट्रेशन लेवल ग्रैब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा समझ में आएगा। इसलिए क्लास में रिकॉल कर लिया करो। देखो, अब हम क्या करते हैं, 3 टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। टेंसाइल कब लगता है, जब लेंथ और रॉड की बात हो रही हो, या तो लेंथ घट रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल, और डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशनल, कंप्रेस करना। हाइड्रोलिक का बात करेंगे जब क्यूब की बात करेंगे, फिर वॉल्यूम की बात करेंगे। और शियरिंग का बात करते हैं हम जब टेंजेंट पे फोर्स लगाते हैं। सबका फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, एज सिंपल इट इज, राइट। अब दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट था स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन, तो मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेन। उड़ जाए काने कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सज के जावा। बागों में फिर झूले पड़ गई, पक गई मिठियाँ मियाँ। चलो आ जाओ।
तो काम वाला दूसरा टॉपिक है अपने पास स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी समझ सके। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। अगर मैं सीधे सीधे आपको बताऊं तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, एज सिंपल इट इज। अब कोई पूछे भी तो देखो डिवाइड मतलब क्या, रेशियो, ऐसे ही बोल देना कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। अब डायमेंशन मतलब क्या होता है? तो डायमेंशन मतलब कुछ भी नहीं, वो या तो लेंथ की बात कर रहे होंगे, या फिर एरिया की बात कर रहे होंगे, या फिर वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, है ना। तो इन्हीं को हम डायमेंशन कहते हैं ना, कि लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो हमारा डायमेंशन में काउंट होता है। तो हम इसमें डायमेंशन में क्या लेते हैं? लेंथ या तो वॉल्यूम या फिर एरिया या फिर ऐसे कुछ ले सकते हैं। तो डायमेंशन मतलब घबराना मत, लेंथ ब्रेथ हाइट की बात कर रहे होंगे वो। तो अगर मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे जल्दी से, स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो स्ट्रेन का बेसिक सा फॉर्मूला है कि चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन जो होगा अपॉन में, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे किससे? ओरिजिनल डायमेंशन से, ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? स्ट्रेन का। और इसी को डिफाइन करना होता है तो डिवाइड मतलब रेशियो, तो आप इंग्लिश में लिख देना है सीधे सीधे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये तो हो गया अपने पास फॉर्मूला। अब इसका यूनिट क्या होता है? अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो, चेंज इन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ लेंथ लेंथ की बात करूँ तो जो स्ट्रेन है क्या लिखा जाएगा? चेंज इन लेंथ, है ना, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम की बात करूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ये तीनों किसके फॉर्मूले बन जाएंगे? स्ट्रेन के, क्योंकि स्ट्रेन मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन में ओरिजिनल। तो मैं यहाँ पे लेंथ के लिए लिख देता हूँ चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। ये हमारा हो गया एक स्ट्रेन, जिसका नाम है अलग, अभी अलग अलग टाइप का बताऊंगा मैं आपको। अब चेंज इन लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर। और लेंथ का भी यूनिट क्या होता है? नीचे वाले का मीटर। तो मीटर से मीटर तो गया, तो ये तो बन गया यूनिट लेस, यानी कि स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप डायमेंशन की भी बात करोगे तो डायमेंशन में भी अगर मैं सेम फॉर्मूला उठा लूँ तो स्ट्रेन इजकल टू लिखा जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल मतलब होता है चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल। और ओरिजिनल लेंथ का भी क्या होगा? एल। और दोनों एल एल है तो ये कट गया। अगर ये कटा तो हमारे पास ये वैल्यू कैसे आएगी? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, यानी कि ना ही तो स्ट्रेन के पास यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। ऐसे ऐसे करके कब? जब इस पे फोर्स एफ लगाया गया। अब स्ट्रेन मतलब क्या था? चेंज अपॉन में ओरिजिनल, एज सिंपल इट। सीधे सीधे याद रखना कि अगर मैं बात करूं स्ट्रेन तो चेंज अपॉन में ओरिजिनल। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन में ओरिजिनल। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले तो समझ जाना लेंथ की बात हो रही है, सिंपल सी बात। तो लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन में एल। ये फॉर्मूला है किसका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। खत्म, एज सिंपल इट इज। अब हाइड्रोलिक की बात मैंने आपको पिछले में ही बताया था। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, है ना। तो वहां पे वॉल्यूम लिया था, सेम चीज यहाँ पे भी ले लेंगे। एक बड़ा सा वॉल्यूम ले लिया हमने, ऐसे करके बड़ा सा वॉल्यूम ले लिया, ऐसे करके। अब अगर इसको छह के छह साइडों से कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए बहुत ज्यादा फोर्स लगा के, तो सिंपल सी बात है कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। कंप्रेस हो जाएगा तो इसके अंदर जो छोटा सा क्यूब मैंने इसी के अंदर आपको दिखाने के लिए बना दिया, राइट। अब जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका वो वी मान लेते हैं, और जो वॉल्यूम में डिक्रीज आया है, ये सब जो डिक्रीज आया है, जो घट गया है वॉल्यूम, उसको हम डेल्टा वी कह देते हैं। और अगर से आपसे बोला जाए कि हाइड्रोलिक स्ट्रेन बताओ या फिर कंप्रेशनल स्ट्रेन भी कहते हैं, तो कंप्रेशनल स्ट्रेन बताओ तो उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? चेंज अपॉन में ओरिजिनल। चेंज कितने का आया है? डेल्टा वी का, है ना। डेल्टा वी वॉल्यूम घट गया है, अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? वी। सिंपल सी बात है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। और अगले में आएगा भी नहीं, नहीं एरिया नहीं है, सुनो सुनो। अब यहीं पे एक चीज और है, कई बुकों में फॉर्मूले में इसमें माइनस साइन लगा दिया जाता है यहाँ पे, हाइड्रोलिक स्ट्रेन में या फिर कंप्रेशनल स्ट्रेन में माइनस साइन लगाया जाता है। माइनस साइन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एक्चुअली में जब आप कंप्रेस करोगे किसी चीजों को तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये माइनस साइन ये दिखा रहा होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना, ये सिर्फ फॉर्मूले में दिखाने के लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि डिक्रीज हो रहा है। कई बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय माइनस साइन नहीं भी लेते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ हम मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं। क्लियर? तो अपने पास दो फॉर्मूले हो गए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ था, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम था। शियरिंग वाला वही, जेली वाला फिक्स सेम। यहाँ पे जेली सी सरफेस लिया हमने, उसके ऊपर हमने लिया जेली, ऐसे करके जेली जानबूझ के बता रहा था कि जल्दी आप समझ पाओ, जल्दी कैसे कर पाओ इसको। अब एक टेंजेंशियल फोर्स यानी कि सबसे ऊपरी सतह पे फोर्स लगा दिया एफ। जैसे हमने एफ फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? डी फॉर्म, ऐसे करके बेंड हो जाएगा ना। अब जो देखो, पहले इनिशियल पॉइंट ये था, अब इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम डेल्टा एक्स कह देते हैं।
और इसका जो ओरिजिनल लेंथ था ये वाला ये हम L कह देते हैं, ठीक है। तो चेंज अपॉन में ओरिजिनल शेयरिंग स्ट्रेन, ये आसान है, नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं हम, शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा अपने पास, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू आता है चेंज कितने का हुआ था, डेल्टा एक्स का, और ओरिजिनल कितना था, L, खत्म। इतना आसान था ये। अब इसी में एक चीज और आपने सेकंड चैप्टर में पैरेलैक्स मेथड पढ़ा होगा, है ना। बस ये रिकॉल कराने के लिए या फिर याद कराने के लिए बता रहा हूँ। पैरेलैक्स मेथड हमने पढ़ा रखा होता है बच्चों को सेकंड चैप्टर में। उसमें क्या था कि ऐसे करके अगर ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा आर्क कहलाता है, इस वाले लेंथ को हम रेडियस कहते हैं, और ये हमारा थीटा होता था। और फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला था अपने पास थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, राइट। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस ऐसे करके लिखा हुआ था, है ना। तो वहीं पे यहीं पे अब इस माने एक सीन जो मैं आपको इसको रब कर देता हूँ ताकि एक्सेस हट जाए यहाँ से, हो ज़्यादा ही रब हो गया, और इसको भी रब कर देते हैं चलो। अब अगर यहीं पे देखा जाए तो जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे मैं अभी मार्क कर देता हूँ, ये एंगल थीटा कह दिया जाता है। अब इस थीटा के हिसाब से जो सामने वाला है वो आर्क बन जाएगा और ये रेडियस बन जाएगा। तो कई बार जो शियरिंग स्ट्रेन है जैसे डेल्टा एक्स बाई एल है, तो डेल्टा एक्स मतलब क्या, आर्क, और एल मतलब क्या, रेडियस। तो इसी को कई बार थीटा से भी डिनोट कर दिया जाता है। जो शियरिंग स्ट्रेन है उसी को कुछ बुकों ने कई बार थीटा से भी डिनोट कर रखा है। तो आप ऐसे पैरेलैक्स मेथड से रिलेट करके याद कर सकते हो उसको, कि शेयरिंग स्ट्रेन को कई बार थीटा से डिनोट कर देंगे, इसका फॉर्मूला सेम होता है डेल्टा एक्स अपॉन में एल, खत्म बात, है ना। ये मैक्सिमम थ्योरी थी जो कि आपको कवर करनी थी। अब चलो जल्दी से इसको भी रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है इसमें। एक मिनट बस मैं हाईलाइटर उठा लूँ। देखो सबसे पहले स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, खत्म। ये डेफिनेशन था इसका। अब चेंज अपॉन में ओरिजिनल अगर बेसिकली याद करना चाहो तो, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। यूनिट लेस था, बदतमीज, और डायमेंशन भी लेस था ही नहीं इसके पास। इस मारे गुस्से में आया था, उसने कहा था अच्छा स्ट्रेस को तो सब कुछ दे दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं भी 3 टाइप का हो जाऊंगा। स्ट्रेन जो होता है वो भी 3 टाइप का हो जाता है। पहले का नाम था लॉन्गिट्यूडनल, दूसरे का नाम हाइड्रोलिक या फिर कंप्रेशनल, और तीसरे का नाम सियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन, सॉरी, है ना, सियरिंग स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब जो लॉन्गिट्यूडनल है वो सिंपल सी बात है, लेंथ पे काम करेगा। यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। हाँ यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन डिक्रीज के केसेस है नहीं आपके सिलेबस में, इंक्रीज इन लेंथ का ही है एनसीईआरटी के अगर हिसाब से देखो तो, इसलिए डेल्टा एल बाई एल लिया हमने पॉजिटिव में, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब इंक्रीज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। वहीं पे अगर मैं कहूँ कंप्रेशनल या फिर हाइड्रोलिक क्या होता है, तो माइनस की डेल्टा वी बाई बी। अब माइनस साइन क्यों लगाया, ताकि वो, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है। और यहाँ पे जो सीयरिंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एल। इसको कई बार थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, पैरेलैक्स मेथड से याद रखेंगे हम, और इसका नाम सियरिंग स्ट्रेन तो दिया होगा, तो दिया ही होगा, है ना। क्लियर हो गया। इसके आगे के जो टॉपिक है अपने पास हुक्स लॉ, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है स्क्रीनशॉट लेके बच्चों नोट डाउन कर लेना। ये मैक्सिमम थ्योरी है, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो आपको इजीली सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करना है। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के हिंट के रिगार्डिंग या फिर क्वेश्चन के सॉल्व करने के रिगार्डिंग वीडियोस बना के दे दूंगा आपको। तो आप इसको करना स्टार्ट करो और स्क्रीनशॉट ले लेके लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।